Hello everyone, once again welcome to Net Biology. We were talking about cell division and cell cycle. Cell division और cell cycle के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और सेल साइकिल की बात हो रही थी। सेल साइकिल में हमने इंटरफेज देखा जो एक प्रेपरेटरी फेज है और उसके बाद एम फेज यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज जहां पे एक्चुअल सेल डिविजन होता है और ये एम फेज ही चल रही है। एम फेज में 3 टाइप का सेल डिविजन हो सकता है हमारी पूरी सेल्स में। हो सकता है कि किसी भी सेल में ए माइटोसिस हो, किसी सेल में माइटोसिस हो और किसी सेल में मियोसिस हो, तो अलग अलग टाइप के सेल डिवीजन हो सकते हैं। तो हम टाइप्स की बात कर रहे थे एम फेज में। हमने पहले ए माइटोसिस देखा, उसके बाद माइटोसिस की अब बात हो रही है जिसमें भी कैरियोकाइनेसिस स्टेप की बात हो रही है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन में माइटोसिस के टाइम पे ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके कुछ फेजेस चलती हैं, कुछ सब फेजेस, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 सब फेजेस चलती हैं और इनकी वजह से इनमें जो भी चेंजेस होते हैं उनकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है जेनेटिक मटेरियल का इन केस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 फेजेस देखी, प्रोफेज और मेटाफेज। मेटाफेज के टाइम पे क्या हो गया था, अलाइनमेंट हो गया था क्रोमोसोम्स का इक्वेटोरियल प्लेन में और वो एक प्लेट टाइप का बनाते थे जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब इनका क्या होगा, सेपरेशन होगा और वो सेपरेशन कहाँ पे होता है, एनाफेज के टाइम पे। इसके अलावा मेटाफेज में, इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्रोमोसोमल टाइप भी देखे थे, क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर लोकेशन। सेंट्रोमेयर की लोकेशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स के टाइप भी हमने देखे थे। वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग टाइप का पैटर्न बनता है जब सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का। और ये पैटर्न अल्फाबेटिकली पैटर्न बनते हैं, VJLI इस शेप के पैटर्न बन सकते हैं और ये भी किसके बेसिस पे होता है, जिस टाइप का क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो वो भी हम इसमें बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनाफेज से। एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, ये थर्ड सब फेज है कैरियोकाइनेसिस की और ये माना जाता है कि सबसे छोटी फेज होती है। इन दिस फेज स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स की। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब होता है वो क्रोमोसोम्स जो आपस में अटैच है एक ही सेंट्रोमेयर के साथ। मतलब क्या, इसमें से एक क्रोमोसोम ओरिजिनल होगा और दूसरा वाला उसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी होगी बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसीलिए इनका सेपरेशन हो रहा है, फिर 2 ग्रुप्स बनेंगे और फिर उसके बाद जब इनमें डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवीजन होगा, तब जाके हमको 2 इक्वल अमाउंट में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सेपरेशन होता है। ठीक है, मियोसिस के टाइम पे थोड़ी अलग टाइप की प्रोसेस होती है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके मतलब माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होते हैं। ठीक है, पहले वो मिडिल में आए और उसके बाद इनकी स्प्लिटिंग होगी। तो यानी कि जहां पे इनका सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है वो आपस से हट जाएगा, पहले वो जुड़ा हुआ था तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा इस फेज में। और वो सेपरेशन किसकी वजह से हो रहा है, कुछ फोर्सेस लगते हैं यहाँ पे और साथ ही साथ एटीपी की भी जरूरत पड़ती है। The spindle fibers pulls the centromere of 2 daughter chromatids and they get separated. The spindle fiber pulls the centromere. जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे जुड़े हुए थे, सेंट्रोमियर से, विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है। पहले भी बताया था स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है कि वो मूव करवा सके क्रोमोसोम्स को। पहले वो मिडिल में उनको लेके आते हैं, उसके बाद इनको पुल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो सेपरेट करवा रहा है इन दोनों सेंट्रोमियर्स को, 2 सेंट्रोमियर्स को 2 क्रोमोसोम्स की। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 2 डॉटर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड और ये जो उनके बीच का सेंट्रोमियर है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है और इससे 2 क्रोमोसोम्स अटैच है, एक ये वाला क्रोमोसोम और दूसरा ये वाला क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जैसे पुलिंग होगी, यहाँ पे जैसे करके यहाँ पे मान लीजिए ये स्पिंडल फाइबर्स है, इनके बीच में पुलिंग होगी तो यहाँ पे इनके बीच में सेपरेशन होगा और एक क्रोमोसोम्स इस टाइप से, मान लीजिए ये एल शेप का बना रहे हैं, वी शेप का बना रहे हैं और ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है,
तो इस टाइप से यहाँ पे इनके बीच में पुलिंग हो जाएगी और वो दो क्रोमोसोम, इनका जो सेंट्रोमियर है उसमें भी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी और सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और सेंट्रोमियर सेपरेट हो गया मतलब दोनों क्रोमोसोम्स जो आपस में जुड़े हुए थे वो भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। These chromosomes of each pair are pulled towards opposite poles of the cell by spindle fibers. अब इनको अपोजिट पोल की तरफ पुल किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है। ठीक है, अपोजिट पोल का मतलब है जहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट थे, सेंट्रियोल पहले पोल्स की तरफ चले गए थे ना, तो उसी टाइप पे ये जो इनका जो स्पिंडल फाइबर्स है वो साइज में छोटे होते जाते हैं और जैसे जैसे ये छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे ये पोल्स की तरफ माइग्रेट करवाएंगे क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमैटिड्स को। स्पिंडल फाइबर्स विच आर अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स और क्रोमोसोमल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ। मैंने कहा था कुछ अटैच होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कंटिन्यूअस हो, जो किसी भी क्रोमोसोम्स के साथ अटैच ना हो। बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, जरूरी नहीं है कि स्पिंडल फाइबर्स केवल 46 ही बनेंगे और 46 क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ेंगे। हो सकता है कि इनका नंबर ज्यादा हो, तो कुछ ऐसे बचेंगे जो किसी भी क्रोमोसोम के साथ अटैच ना हो और कुछ ऐसे होंगे जो अटैच होंगे। तो जो अटैच होते हैं उन्हें डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स कहते हैं, यानी क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स भी कह सकते हैं, और जो नहीं अटैच होते हैं उन्हें कंटिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टनिंग किसकी हो रही है और पुल कौन कर रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स जो जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम्स के साथ। ठीक है। When these fibers shorten, the chromosomes migrate towards the pole. जैसे जैसे ये छोटे होते जाएंगे स्पिंडल फाइबर्स, वैसे वैसे ये क्या करेंगे, इनको ज्यादा पुल करेंगे, राइट। और जैसे जैसे ये पुल करेंगे वैसे वैसे ये पोल्स की तरफ माइग्रेट होते जाएंगे और यही इनका मेन मकसद है कि ये पोल्स की तरफ जाए और दो ग्रुप्स में बढ़ जाए और उसके बाद जैसे ही सेपरेशन होगा तो एग्जैक्ट सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। ठीक है। A thin fiber or thread also appear in between two separated chromosomes or sister chromatids. अब ये कह रहा है कि जैसे जैसे मान लीजिए ये सेपरेशन है, ये दो क्रोमोसोम्स है, ऐसे करके समझ लीजिए ये दो क्रोमोसोम्स है और ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इनके बीच में भी ये तो पुल हो रहे हैं, लेकिन इनके बीच में भी जहां से ये सेपरेट हुए हैं, ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पे भी सेंट्रोमियर है मान लीजिए, तो इनके बीच में भी एक थिन फाइबर टाइप का बनता है और इस फाइबर में क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये फाइबर भी स्ट्रेच होता जाएगा। तो ये थिन फाइबर जो होता है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है और इस थिन फाइबर का भी एक स्पेशल नेम दिया गया है और उसे कहते हैं इंटरजोनल फाइबर और इंटरजोनल थ्रेड। ठीक है, इसका नाम एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, इंटरजोनल फाइबर, इस पतले से थ्रेड का। A large quantity of ATP is also required for movement of chromosomes in anaphase, approximately 30 to 35 ATP per chromosome. ठीक है, ATP की भी बहुत जरूरत पड़ती है। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारे पास। हम जो भी एनर्जी यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए वो ATP के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। तो यहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ ATP की जरूरत पड़ती है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है और 46 का भी 92 हो चुका है, राइट। हमको दोनों ही तरफ 46 करने हैं, दोनों ही तरफ 46 चाहिए, तो मतलब उतनी ATP की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे केवल एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, पर क्रोमोसोम के लिए लगभग 30 से 35 ATP की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि ये बीच का भी हो सकता है, इसके हो सकता है किसी के लिए 32 ATP की जरूरत पड़े, किसी के लिए 30 की ही पड़े, ऐसा हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 ATP की जरूरत पड़ती ही है एक क्रोमोसोम को मूव करवाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 46 को मूव करवाना है, कह सकते हैं कि 92 को मूव करवाना है पोल्स की तरफ, तो कितनी ज्यादा ATP की जरूरत पड़ेगी केवल एक सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ATP की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इन दिस फेज क्रोमोसोम्स अपीयर एज VLJI शेप। ठीक है, ये चीज वही है क्रोमोसोम का टाइप के बेसिस पे। अगर वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो वो V शेप का अपीयर होगा, अगर वो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो वो L शेप का अपीयर होगा, अगर वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है तो J शेप का, और अगर वो
टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है तो आई शेप का अपीयर होगा। ये क्रोमोसोम के टाइप हम पहले भी देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे आई बटन में उसका जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के कितने टाइप होते हैं और उनके बेसिस पे उनका कौन कौन सा शेप बन सकता है। ठीक है। एट द एंड ऑफ एनाफेज 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड एट ईच पोल। हर एक पोल पे, क्योंकि हमने कहा कि पोल की तरफ ये मूव करवाते हैं, माइग्रेट करवाते हैं, तो पोल की तरफ 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। अब 2 ग्रुप बन जाएंगे क्रोमोसोम्स के, एक तरफ 46 और दूसरी तरफ भी 46। इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सफल हो पाएगा। ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ही क्रोमोसोम लिए गए हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स की संख्या आपको पता है 46 होंगे, और 46 इधर साइड भी और 46 इधर साइड भी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 92 बन चुके थे, सेंट्रोमियर इनका सेम था। अब ये सेंट्रोमियर से भी सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे कोई वी एल शेप का दिखाया नहीं गया है पर्टिकुलरली, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इनके बीच में यहाँ पे थिन थ्रेड भी होता है। इस डायग्राम के थ्रू हम नहीं देख सकते, इस डायग्राम में ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक थिन थ्रेड भी मिलता है जो स्ट्रेच होता है, और उस थिन थ्रेड का नाम क्या है? इंटरजोनल थ्रेड। राइट। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स भी दिख रहे होंगे, जैसे ये वाला है, ये वाला फाइबर्स है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस फाइबर्स है। ये किसी भी क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है। ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस कौन है? जो क्रोमोसोम के साथ अटैच है। तो इनके साइज में ये, इनके जो लॉन्ग लेंथ है वो शॉर्ट होती जा रही है, वैसे वैसे ही क्रोमोसोम्स पोल की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा? ये पोल की तरफ चले जाएंगे और 2 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। यही चीज होती है एनाफेज के टाइम पे। ठीक है। सो ये था एनाफेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, टीलोफेज, और फिर बच जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बहुत सिंपल है, इसमें केवल साइटोप्लाज्म ही डिवाइड होता है और फिर पूरी तरीके से सेल डिवाइड हो जाती है और इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल कंटेन करती है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, लेकिन ए माइटोसिस के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ही नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पे मेटाफेज नहीं आएगी, अलाइनमेंट नहीं होगा, वो एक लाइन में नहीं फिट होंगे, फिर उसके बाद इनको पोल की तरफ स्ट्रेच नहीं किया जाएगा। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाती थी ए माइटोसिस में, लेकिन माइटोसिस में ऐसा पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीलोफेज के बारे में। थैंक यू सो मच।